न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर में, और ग्वालपोखर के इसहाक मजलिसपुर हाई स्कूल में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। दरअसल मगरबी बंगाल में उर्दू स्कूलों के हालात और उसके मसाइल को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। उस प्रोग्राम में कई ऐसे स्कॉलर्स उपस्थित हुए हैं जिनसे हम आप परिचय करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो है जो प्रोग्राम है इसहाक मजलिसपुर हाई स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस वक्त मंच से प्रोफेसर मोहम्मद उमर गजाली काफ़ी स्पीच दे रहे थे। आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से तमाम लोग इस स्टेज पर बैठे हुए हैं जो अहमदाबाद में रहते हैं, लेकिन ग्वालपोखर में या इस्लाम मुस्तकिल में जितने भी सेमिनार हुआ करते हैं उसके आधे सेमिनार का हिस्सा उन्हीं के हिस्से में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सेमिनार से संबोधित करते हुए मास्टर अब्दुल वाहिद मुखलिस साहब को आप देख सकते हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आएं और हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब का फूल के गुलदस्ता के साथ स्वागत करें। नीला मुजफ्फर हुसैन साहब, ये बड़ा नाम है इस दौर में। उर्दू को बचाने के नाम पर, उर्दू को फरोग देने के नाम पर, उर्दू की तरक्की के नाम पर, उर्दू को आगे बढ़ाने के नाम पर मुजफ्फर हुसैन शमसी साहब यकीनन एक बड़ा काम करते हैं उर्दू के लिए, सेमिनार के लिए, सेमिनार को बचाने के लिए, उर्दू को बचाने के लिए। फिर मजलिस स्कूल वाले और इसहाक मजलिस स्कूल वाले आपका मतलब वक्त चूंकि काफी निकल चुका है, प्रोग्राम शुरू होने में भी देर हुई और वक्त भी काफी निकला। मेरे पास मकाला निगार के प्रेमी फेरिस्त है, अब वक्त उनको दिया जाएगा। मेरी गुजारिश है, तमाम मकाला निगार से मेरी गुजारिश है कि कम से कम 7 मिनट का वक्त आपको दिया जाएगा। 7 मिनट में आपको अपना मकाला को समेटना है। 7 मिनट में मकाला निगार के से मेरी गुजारिश है। खलीदी खुतबा के बाद हमारे जो मेहमान खास थे इस प्रोग्राम के इब्तिदाई कलमात के नाम पर जनाब मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब, जो वेस्ट बंगाल हुकूमत में MIC हैं, मंत्री हैं, वो तो इसी वजह से वो कलकत्ते में हैं, और उनके जो प्रतिनिधि मंडल जिसको हम कहते हैं उनके जानशी हैं, वो यहाँ तशरीफ फरमा है। और मैं जनाब नाफी हबीब साहब से मेरी गुजारिश है कि आप आएँ और मुख्तसर वक्त में अपनी बात यहाँ रखें। उसके बाद फिर बाज़ाब्ता सेमिनार का आगाज होगा इंशाअल्लाह। आप हजरात जितने भी बंगाल नहीं सीमांचल से भी आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए जितने भी वैराइटीज है, जितने प्रोफेसर है, हम लोग मेजबान के तरफ से, मेजबान के हिसाब से आप लोग को जो स्वागत करने का हम लोग मौका मिला है, ग्वालपोखर का सदर में आप लोग को वेलकम है। और इंशाअल्लाह आने वाला दिन में आप लोग जिस तरह से आइएगा, जिस हाल में आइएगा, जिस तरह बुलाइएगा, हम लोग उर्दू के लिए आपके साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। और जुबान हमारी ताकत है, जुबान को कोई मिटा नहीं सकता है। हम मिट जाएंगे लेकिन जुबान हमारी जिंदा रहनी चाहिए। हमारी जुबान ही हमारी पहचान है। किसी कौम को अगर मानना है तो आप उसको जुबान को मार दीजिए, वो कौम अपने आप मर जाएगी। हम लोग आज एक शेर बोलने चाहते हैं हम कि आप जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बात जब उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप लोग यहाँ पर बहुत देर तक आए हुए हैं। आज जो हम लोग जो प्रोफेसर जो है ये लोग बहुत ही अजीब हस्ती है। इन लोग को हम लोग को सुनने का जो मौका मिला है, हम लोग बहुत ही खुश नसीब है कि दूर दराज से आए हैं। हम लोग एक अवेयरनेस कैंप की तरह से ये एजुकेशन को लेकर के ये लोग आज हम लोग को आज एक अवेयरनेस कैंप की तरह ही है। इतनी उर्दू है क्या? उर्दू एक जुबान है, इसका माने होता लश्कर, लश्कर फौज। अब हम अपने फौज को कैसे मिटा दें? इसका एक ही कारण है, हमारी बुनियादी तालीम हमारी घर से शुरू होनी चाहिए। हमारी बुनियादी तालीम अगर घर से नहीं शुरू होगी, हम लोग जो प्राइमरी एजुकेशन हो या हाई स्कूल एजुकेशन हो या हायर सेकेंडरी हो या कॉलेज हो, जहां पर जाएंगे अगर उर्दू हमारी अगर ताकत नहीं बनेगी, वो तो कन्वर्टर हो जाएगी दूसरे लैंग्वेज में। CBSE बोर्ड आ गया, ICSE बोर्ड आ गया,
अब एक बात बताइए, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में उर्दू की जगह कहाँ पे है नहीं? तो हम तो अपने बच्चों को खुद ही सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हम लोग खुद ही आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को तो पहले जब हम आज से 99-2000 में मैट्रिक किया था, तब हम लोगों का एक ही मोटो था कि हम लोग उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज की तरह हम लोग यूज किए। उसके बाद माध्यमिक में हम लोग माध्यमिक पास करने के बाद कोई एएमयू चले गए, कोई जेएनयू चले गए, कोई जामिया मिलिया चले गए। तो हम लोगों का वो सिस्टम क्या बढ़ा है क्या? अब हम लोग कीचड़ उछालते हैं कभी सरकार पे कभी दूसरे पे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 34 साल में एक सरकार थी जो संचार कमेटी की रिपोर्ट, मंडल कमीशन का रिपोर्ट से भी हम लोग को जगाया कि हम लोग का जगह कहाँ थे बंगाल में, कहाँ पर रखा गया था हम लोग को। नौकरी हो या आपकी जो स्टेबिलिटी हो या कॉलेज में हो, ग्रुप डी के स्टाफ पे 2% तक का नियोग हुआ था, रिक्रूटमेंट हुआ था, वो भी हाल हम लोग को मालूम है। आज का सरकार जिस हाल में भी हो, जैसे भी हो, कम से कम खुद तो रहे, हम लोग के साथ एक दुआ करते हैं। और जहां पर जरूरत होता है 2021 इलेक्शन से पहले हम लोग देखे कि जितने भी उर्दू पहनने के लड़के थे प्राइमरी टेप का, सबों का एक बच्चा को भी मतलब सरकार ने रखा नहीं, सबको उसी वक्त अपॉइंटमेंट करके सबों का नौकरी हो गया। एक भी लड़का हम लोग उत्तर दिनाजपुर में उर्दू मीडियम, हालांकि उर्दू मीडियम की सबसे ज्यादा बुनियाद जो है हम तो मानते हैं पूरा जिला में हमारा गोलपोखरी है। इससे ज्यादा उर्दू बोलने वाले, इससे ज्यादा उर्दू पढ़ने वाले, इससे ज्यादा उर्दू समझने वाले पूरे उत्तर दिनाजपुर में कहीं नहीं है जितना गोलपोखर में। 80 से 85% जो है यहाँ पर हमारे मातृ जुबान उर्दू की तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो अब बात है ये कि जुबान को बचाना है, उर्दू को बचाना है। राजनीति की जगह में रहेगा, राजनीति से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। जो भी सरकार है, जैसा भी है, जो सरकार उर्दू को बचाने की लड़ाई करेगी, उस सरकार के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के हम लोग साथ देंगे। उनके साथ रह करके हम लोग जो भी होगा आपका गवर्नमेंट फैसिलिटीज हम लोग जो पा रहे हैं आज के डेट में, जो चाहे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे इमाम भत्ता की बात हो, चाहे भी सबूत साथी की बात हो, चाहे रूपोश्री की बात हो, सरकार से दी हुई हर चीज को हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हमारी माँ बहनें आज, हमारी बच्चियां जो स्कूल की जो बच्चियां आज बैठी हुई है सामने में, आज से 15 साल पहले 20 साल पहले वाल में खोजना पड़ता था लड़कियों को कि कौन स्कूल जा रहा है। मेरी माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी माँ खुद मदरसा से पढ़ी लिखी है। स्कूल जाने का आज जो ये मोटिवेशन जो आया, ये मोटिवेशन एक बार तो गवर्नमेंट से आया। तो गवर्नमेंट इतने सारे स्कीम देती है इन बच्चियों को, चाहे रूपोश्री हो, कन्याश्री हो, लक्ष्मी भंडार हो, कितना स्कीम देती है। आज घर घर से एक आदमी चाहता है कि मेरी बेटी कम से कम स्कूल में जाए। स्कूल में जाएगी तो मिड डे मील पाएगी, स्कूल में जाएगी तो स्कॉलरशिप पाएगी, स्कूल में जाएगी साइकिल पाएगी, स्कूल में जाएगी जो भी गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी सब फैसिलिटी पाएगी। आइए अवेयरनेस हम लोग जो जितने भी हमारे जो महान हस्ती लोग जो आए हुए हैं, आप लोग से एक ही हम लोग दरखास्त करेंगे, इस कौम को जिंदा रखने के लिए, इस जुबान को जिंदा रखने के लिए आप लोग को हम लोग के साथ रहना होगा। आप लोग के पीछे में हम लोग हैं। जिस जगह पे आपको बुलाइएगा, जिस हाल में बुलाइएगा, आप लोग के साथ जाकर के आप लोग को सपोर्ट करने का काम हम लोग का है। आप लोग के सामने में इमाम भी एक रहेंगे, लेकिन पीछे में हम लोग मुत्तकी और हम लोग नमाज पढ़ने वाला हम लोग बहुत रहेंगे। आप लोग जहां भी लगे इनजस्टिस हो रहा है जुबान के साथ, इनजस्टिस हो रहा है कौम के साथ, आप लोग हम लोग को बुलाइएगा। हम लोग जिस कौम को बचाने के लिए, जुबान को बचाने के लिए आप लोग के साथ हर जगह में मुहिम में खड़े रहेंगे। चाहे जहां पर जाना हो आप लोग जाएंगे। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नाफे हबीब साहब का। बात चली थी उर्दू को बचाने की, बात चली थी मगरबी बंगाल में उर्दू मीडियम स्कूलों की हालत इज़ार की, बात चली थी उनके मसाइल और इम्कानात की, बात चली थी हमारे बच्चों की तालीम की, बात चली थी उर्दू को जिंदा रखने की, बात चली थी उर्दू को फरोग देने की। वो कि सीबीएसई का जिक्र उन्होंने किया है, आईसीएसई बोर्ड का भी जिक्र उन्होंने किया है। यकीनन आईसीएसई बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी एज ए थर्ड लैंग्वेज उर्दू को बहुत सारे स्कूलों ने रखा है। हम अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं। मैं खुद इस्लामपुर छोड़ के आया हूं क्योंकि मेरी बच्ची का दाखिला करना था हमको, लेकिन मेरी बच्ची का दाखिला के साथ उर्दू ऐसे थर्ड लैंग्वेज वहां तैयार नहीं हुआ, तब फिर हम वहां से निकल करके किशनगंज हमको आना पड़ा। मैं उस वक्त उस जमाने में कहा था कि वो साहब आपने सफाई कहीं जिसको के ना आना था कि एक लम्हे में परसों के रिश्ते हम तोड़ आए हैं, चलो हम तो निकल कर आ ही गए उस तेज पानी से, न जाने उन पर क्या गुजरे जिन्हें हम छोड़ आए हैं। हमने वो कहकर नहीं वहां से निकला था। बस मैं नाफे भाई की तमाम बातों को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि चले जाओ सितारों की तरफ, आंख आईना मकानों के मट्टी पर देखो, तुम शौक से चला डालो दरोगाम, मगर आंख आईना मकानों के मट्टी पर देखो। हमको इसके लिए तैयार होना होगा, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बच्चों के उर्दू की परवरिश के लिए, अपने बच्चों के उर्दू के फरोग के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी जबान को बचाने के लिए।
तो नाम यहाँ और तशरीफ फरमा है। मैं आरिफ भाई से मेरी गुजारिश होगी कि आप आए, 2 मिनट में अपनी बात यहाँ रखें। साथ ही साथ आज का जो ये है बहुत ही संजीदा टॉपिक है ये, मगरबी बंगाल में उर्दू मीडियम स्कूल के हालत या उसके मसाइल में निकलना, उस पर पढ़ाई करम आरिफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हजरात, यहाँ मौजूद मेहमान, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हमारे साथी हो, आज का ये सेमिनार एक मौजू को लेकर रखा गया है। मगरबी बंगाल उर्दू मीडियम स्कूल मसाइल और इम्कानात। मैं एक शेर से आगाज करना चाहता हूँ, मेरी लिखी हुई शेर। हालांकि मैं उर्दू से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं प्योरली ग्रेजुएशन किया था मैथमेटिक्स में, लेकिन क्योंकि आप बुजुर्गों की सोहबत का असर है, देखें आज खुद को तराजू में डालकर छोड़ा है कहीं जवान अपने आपोस में बात कर। दोस्तों, जहां तक मसाइल का सवाल है, बंगाल के स्कूलों में उर्दू के कुछ भी मसाइल नहीं है। यहाँ मसाइल सिर्फ ईमानदारी का है। जिस ईमानदारी से दूसरे जवानों की परवरिश की जा रही है, उसी ईमानदारी के साथ अगर उर्दू को भी तवज्जो मिले तो इम्कानात बहुत हैं। ये इम्कानात 1921 में हजरत सैयद फजलुल हसन, जिसको हम लोग हजरत मुहानी साहब कहते हैं, उन्होंने एक लफ्ज में अंग्रेजों के दिल के अंदर में वो खौफ पैदा कर दिया, और वो लफ्ज था इनकलाब जिंदाबाद, जिसने पूरी अंग्रेजी ताकत को हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंक दिया। ये एक उर्दू के लफ्ज थे। इसलिए इम्कानात का जहां तक सवाल है, और वहां मैं सदारती खुतबा जब मैं सुन रहा था हजरत उमर गजाली साहब का, उन्होंने माइग्रेशन के मसले को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों को सिखाया। मैं उनका 100% तारीफ करता हूं, इसलिए कि ये एक सियासी मसला है जो जिंदगी में बहुत बाद में आती है। 18 साल की उम्र में आपको वोट देने के अधिकार मिलते हैं, हुकूक दिए जाते हैं, यानी जिंदगी का बहुत बाद में ये आपका जिंदगी में जुड़ता है सियासी जिंदगी। मगर ये एक ऐसी शोभा है आपकी जिंदगी का जो दूसरे शोबे में बहुत असर डालती है, चाहे वो अपनी मासी जिंदगी कहिए, इक्तिसादी जिंदगी कहिए, मजहबी जिंदगी कहिए, और जो भी जिंदगी आप गुजारते हैं, समाजी जिंदगी गुजारिए, उसमें सियासी जिंदगी का बहुत असर अंदाज होता है। मैं इस तरफ आपको इशारा करना चाहता हूं कि जो कुछ भी करें वो इतना सोच समझ कर इस वक्त करने की, यानी अपनी सियासी जिंदगी में करने की जरूरत है कि आपकी बकिया जिंदगी बहुत मुतमईन जिंदगी गुजरे, क्योंकि आज के दिन का हालात, आज के दौर का हालात यही हमको बताती है। दूसरी बात, हमने सदारती खुतबा में जो कुछ भी सुना उसका एक हिस्सा मैं थोड़ा सा नोट किया कि इम्कानात, तो मैंने एक बताया कि भाई उर्दू में बहुत इम्कानात है। एक थोड़ी ताकतवर कौम को उखाड़ कर फेंक सकती है एक लफ्ज इनकलाब जिंदाबाद, और दूसरी इम्कानात उर्दू में इतनी बड़ी है कि मैं खुद एक प्राइमरी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं लगभग 11 साल से खिदमत कर रहा हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल देखा है कि जो हमारे उर्दू के उस्ताद हैं, माशाअल्लाह बंगला के बच्चों को काका पढ़ा सकते हैं, खूब पढ़ा सकते हैं, कलम पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरे जवान के उस्ताद को अगर कहा जाए कि आप उर्दू के अलीफ बा पढ़ा दीजिए तो वो माजरत चाह रहे हैं। यहाँ भी इम्कानात खुल के सामने आती है। जरूरत इस बात की है कि इस चीज को हमें आगे भी ले जाना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को और हुकूमतों को भी कि हमारे इम्कानात का फायदा अगर हुकूमत लेना चाहती है तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
नहीं पड़ेगी। आप उर्दू के असातिज़ा मुंतखब कीजिए, आपके बंगला भी आराम से चलेंगे, हिंदी भी आराम से चलेंगे और दो से जवान भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ एक मिसरा पेश करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। छाया है जो हर सो इस उन्वान को लेकर छाया है जो हर सो इस उन्वान को लेकर मिला था मैं परसों, इस उन्वान को लेकर हुई चंद बार, इस उन्वान को लेकर डबल गेम लगता है, इस उन्वान को लेकर। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हुसैन साहब, उन्होंने बड़ी खुशखुशी के साथ अपनी बातें यहाँ रखी। एक नाम मेरे पास और है, और सेमिनार का पूरी तरह से आगाज करने से पहले मैं जनाब अब्बास आलम साहब से गुजारिश करूंगा, ये पंचायत समिति के मेंबर है हमारे इलाके के, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा तो आप आए तो 2 मिनट में अपनी बात रखें। अब्बास साहब आज सेमिनार कॉलेजों से आए हुए असातिज़ा इकराम, स्कूल मैनेजमेंट और इलाके के आप तमाम लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा कि आज ग्वालपोखर के मजलिसपुर इसाक हाई स्कूल में जो उर्दू सेमिनार का प्रोग्राम रखा गया, इस सेमिनार से हम लोगों को बताने की नहीं बल्कि आप लोगों से कुछ लेने की जरूरत है। अब बेहतर होगा कि आप बुजुर्गों से अगर सुने, आप हजरात से सुने तो कुछ नसीहत भी मिलेगी, कुछ तजुर्बा भी होगा और इंशाअल्लाह आइंदा में अगर कुछ करने की जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह हम लोग कर गुजरने को भी तैयार रहेंगे, बशर्ते कि आप लोगों की हिमायत, आप लोगों की दुआएं चाहिए। आज उर्दू सेमिनार से मुतालिक असल मकसद है हमारा इल्म को हासिल करना। अगर इल्म हासिल ना हो तो ना रहेगी हमारी जवान, ना बचेगी उर्दू, ना ही हम किसी पौधे में फायद हो सकती है। इल्म के मुतालिक हमने बुजुर्गों से सुना है, एक वाकया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक बार दुआ मांगी। क्या दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे कुछ ऐसी बादशाहियत अता कर जो तूने आज तक किसी को ना किया। अल्लाह के नबी है, अल्लाह सुनने के साथ साथ दुआ को कबूल भी किए। जिब्राइल अमीन से भेजे अल्लाह 3 चीजें, अल्लाह ने दुआ को कबूल भी किया और जिब्राइल अमीन को भेजे कि सुलेमान ने हमें याद किया है, ये 3 चीज उनके सामने में रखना। ये 3 चीजों में जिस चीज पे वो सुलेमान साहब हाथ रख देंगे गोया कि वो चीज का मालिक वो हो जाएगा। जब जिब्राइल अमीन सुलेमान साहब के पास आए, सुलेमान साहब ने अल्लाह से माफी का तलबगार हुआ कि या अल्लाह मेरी दुआ गलती, या अल्लाह मेरी दुआ गलती। अल्लाह चूंकि गफूर रहीम है, अल्लाह माफ किए। सुलेमान साहब ने पूछे कि बताइए जिब्राइल अमीन अल्लाह ने क्या किया। तो जिब्राइल अमीन ने बताया कि सुलेमान साहब आपने जो दुआ मांगी, आपके लिए 3 चीजें भेजे हैं अल्लाह ने। उस 3 चीजों में पहला है दौलत, दूसरा है शोहरत और तीसरा है इल्म। सुलेमान साहब तीनों का नाम सुनने के बाद इनके ऊपर हाथ रखा। जिब्राइल अमीन नाराज हो गए और दौलत और शोहरत से कहने लगे, क्या दौलत और शोहरत, अब तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं है। सुलेमान साहब ने इल्म को चुना, अब हम वापस चलते हैं। उस वक्त दौलत और शोहरत से ये आवाज आती है कि जिब्राइल अमीन, शायद आपको ये नहीं पता कि जब हमें अल्लाह ने बनाया था, हमें ये हुक्म दिया गया था कि जहां जहां इल्म का रोशन चिराग जले गोया कि उसके पीछे रहना हमारा जिम्मेदारी बनता है। जिब्राइल अमीन ने क्या कहा कि गोया कि सुलेमान साहब ने इल्म को चुनकर हमें वो अपना गुलाम बना दिया। इल्म के अंदर ये ताकत,
सबसे पहली बात हमें इनको जानना होगा, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों का दुआ और साथ रहा तो इंशाअल्लाह आगे जितने भी जो मसले मसाइल आएंगे हम लोग कोशिश करेंगे आपके साना बसाना चलने का और इंशाअल्लाह हल भी करने का। बस मेरी बात यहीं तक खत्म। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास आलम साहब। या सदर की अगर इजाजत हो तो हम पूरी तरह से आप सेमिनार का आगाज करते हैं। और क्या कोई वक्त पे मैं बाजाबता आज के सेमिनार का ऐलान करते हैं। और हमारे पास जो मकला निगार की एक फेहरिस्त है, एक लंबी फेहरिस्त है, इसलिए मैं तमाम मकला निगार से मेरी गुजारिश होगी, पहली गुफ्तगू में हमने गुजारिश कर दी है कि 7 मिनट में आपको अपना मकाला समेटना होगा पढ़ाई तरफ। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा हमारे इस्लामपुर कॉलेज से तशरीफ फरमा डॉक्टर उज़ैर अहमद साहब से कि आप आए और अपना मकाला पेश करें। उज़ैर अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेमिनार का मौजूद बहुत ही अहम है। नीचे कर दिए। हेलो, आज के सेमिनार का मौजूद पश्चिमी बंगाल के उर्दू मीडियम स्कूलों की मौजूदा सूरत हाल। इस मौजूद पर सदाकत खुतबा आपने प्रोफेसर उमर मजारी साहब से बहुत ही बहुत ही अहम चीज़ों की तरफ उन्होंने रहनुमाई करवाई। उसके बाद हमारे एक सियासी रहनुमा थे, उन्होंने भी बात की। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उर्दू के हवाले से या उर्दू मीडियम स्कूलों के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा इम्कानात जो बचे हुए हैं वो हमारे हैं। आप इसके अलावा अगर कहीं पर उर्दू मीडियम स्कूलों के इम्कानात थोड़े बहुत हैं वो महाराष्ट्र, वरना जो उर्दू के जो अहम जगह जहाँ पे उर्दू फली फूली, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, वहाँ से उर्दू मीडियम स्कूल सरकारी नामों से भी हट गए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका सरकारी इंदराज है कि उर्दू मीडियम स्कूल है। कम से कम यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पास अभी एक बेस मौजूद है, दूसरी जगहों पर ये बेस भी खत्म हो चुका है। लेकिन एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट आपके लिए ये आता है कि यूपी में, दिल्ली में या फिर बिहार में अगर एक मरतबा उर्दू मीडियम स्कूल या उर्दू की तालीम खत्म हो गई तो हम उसको जीरो से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ से अगर उर्दू खत्म हुई तो आप जीरो से भी शुरू नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उसकी जगह मुकम्मल तौर पर बंगाली आ जाएगी। यही वजह है कि यहाँ के स्कूलों के बारे में एक बहुत अहम बात में सुनने में आती है कि जब किसी उर्दू मीडियम टीचर का अपॉइंटमेंट होता है तो पूरा इलाका हिल जाता है। पूरे इलाके के लोग आकर के लाठी डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे, उसको हम ज्वाइन नहीं करने देंगे। ये इस वजह से है कि जब एक पूरी जगह हमने खाली कर दी उसके बाद फिर कोई दूसरा आता है तो भी रजिस्टर नहीं होता है। कुछ जगह को कम से कम हमें जरूरत इस बात की है कि कुछ जगह को हम खाली मत होने दें, तो उसके लिए जो भी कोशिशें हो सकती हैं वो हमें करनी चाहिए। उर्दू हमारी मातृ ज़बान है। मेरा ख्याल है कि मैं उसके बारे में जो अपना मकाला लेकर करके आया हूँ उर्दू उत्तर दिनाजपुर में उर्दू स्कूलों की मौजूदा सूरत हाल, उसके बजाय मैं जो बहुत बुनियादी बातें जो मैंने महसूस की यहाँ पर वो आप लोगों के सामने रखूँ। देखिए, उर्दू की तालीम जो है वो 2 स्तरों पर है। एक तो उर्दू बहसत मीडियम और उर्दू बहसत ज़बान।
अगर हम अपने बच्चों को उर्दू भाषा में मीडियम ना तालीम दिला सके तो कम से कम हमारी तरजीह ये रहे कि हम उर्दू भाषा में जबान अपने बच्चों को दिला सकें। कहीं भी हम अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने जाए तो सबसे पहला सवाल जो हम स्कूल इंतजामिया से करें वो यही हो कि उर्दू है या नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ उर्दू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पहुंचते ही पहला सवाल हमारा यही होना चाहिए। आप सवाल कीजिए, दूसरा जाए वो सवाल करे, तीसरा जाए सवाल करे, और इस तरीके से जब बार बार ये सवाल आएगा तो ऐसी सूरत में उनके सामने भी बात आएगी कि उर्दू भाषा में मजमून हमारे पास नहीं है, इस वजह से लोग हमारे यहाँ बच्चों को दाखिल कराने से कतराते हैं। पहले नंबर पर तो यह है कि हम मार्केट क्रिएट करें, एक डिमांड क्रिएट करें। ये डिमांड अगर हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो ऐसी सूरत में हम उर्दू की तालीम के बारे में हम अपनी बात आगे नहीं पहुंचा सकते। पहली बात तो ये है कि जब भी हम बात करते हैं उर्दू की तालीम की तो हमारे सामने सिर्फ सरकारी स्कूल ही होते हैं, हमारी सारी डिमांड सरकार से होती है। लेकिन जब हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वहाँ उर्दू है कि नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अब्दुल वाहिद साहब जैसे लोग कि वो अपना इलाका बदल करके दूसरी जगह आकर के शिफ्ट इसलिए हो जाते हैं कि उनके बच्चों की उर्दू की तालीम का इंतजाम फला जगह पर नहीं है। हमारे सामने में जब अपने बच्चे के एडमिशन का मामला था तो इस्लामपुर में 2 स्कूल मौजूद हैं। मैं पहले स्कूल में गया, वहाँ मैंने पूछा कि आप उर्दू की तालीम देंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर उर्दू के टीचर नहीं रखते। वो CBSE मीडियम का पैटर्न में स्कूल था, उसके बावजूद भी मैंने उसको नजरअंदाज किया और दूसरे स्कूल में मैंने दाखिला कराया, इस शर्त पर कराया कि यहाँ उर्दू है कि नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उर्दू तीसरी लैंग्वेज की सूरत में है। मैंने कहा ठीक है, तीसरी लैंग्वेज की सूरत में भी है, लेकिन कम से कम हमारा बच्चा उर्दू पढ़ेगा। तो दूसरी बात तो ये है कि हमारे जो हम बात करते हैं उर्दू तालीम की तो सिर्फ सरकारी स्कूल ही ना हो, प्राइवेट स्कूल की तरफ हम तवज्जो दें। इसी चीज ये कि हमारे पास मसाजिद का एक बहुत बड़ा जाल है। मसाजिद को अगर हम देखें हमारी इस्लामी सोसाइटी में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाते हैं, थोड़े वक्त के लिए जो क़याम होता है कुबा में होता है, वहाँ एक मस्जिद की तामीर है। कुबा से आते हैं, मदीना जब पहुँचते हैं तो वहाँ जहाँ उनकी उठनी बैठती है उसी जगह मस्जिद की तामीर होती है। और मस्जिद जो है वो इस्लामी सोसाइटी का एक ऐसा पॉइंट है, जैसे कहते हैं कि बैल या कोई भी जानवर होता है वो खूंटे से बना होता है, वो खूंटा हमारी मस्जिद। आप देखेंगे मुसलमानों की तालीम का इंतजाम कहाँ हुआ? मस्जिद में हुआ। जितनी भी मीटिंगें होती थी वो उसी मस्जिद में होती थी। सारे काम यहाँ तक कि बच्चों जो फौजी ट्रेनिंग होती थी उसी मस्जिद में होती थी। आज हम लोगों ने मस्जिद का एहतराम के नाम पर खुद को मस्जिद से दूर कर दिया। अगर बच्चे आकर के मस्जिद में थोड़ा सा शोर करते तो ऐसा लगता है कि कोई हंगामा हो गया, बच्चों को मारने के लिए हम दौड़ने लगते हैं। मस्जिद एक ऐसी चीज है, उससे आपको छोड़िए, बच्चों के दौड़ने से, कूदने से, चिल्लाने से मस्जिद के एहतराम में फर्क नहीं आता है। आप उनको बुलाइए, मस्जिद में उर्दू की तालीम का इंतजाम। अगर आप मस्जिद में उर्दू अरबी की तालीम का इंतजाम का बंदोबस्त कर लें तो कभी भी आपकी उर्दू नहीं मिल सकती, उर्दू नहीं मर सकती है। तो दूसरी चीज तो ये है कि मसाजिद के जो जाल हैं उनका हम एहतराम करें और उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। मैंने किसी मौके पर कहा था कि देखिए मस्जिद जो है वो एक पूरा इलाका आप फिक्स कीजिए कि एक मस्जिद जो है वो कितने बड़े एरिया को कवर करती है। उस पूरे एरिया के जितने भी मुस्लिम बच्चे हों उनका पूरा रजिस्टर, उनका इंदराज, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी वो किस पोजीशन में है, उनको माली आदत की जरूरत है कि नहीं, कोई अगर गरीब खानदान है तो उसकी माली आदत की जरूरत है कि नहीं है। ये सारा इंदराज उस मस्जिद के इमाम के पास है। लेकिन नौबत तो ये है कि मस्जिद का जो इमाम होता है वो उस इलाके का पूरा निगरां होना चाहिए। लेकिन आज की जो सूरत हाल है कि जो इमाम होता है वो पूरे इलाके का एक ऐसा नौकर माना जाता है जिसको एक मामूली भी आदमी आकर के फटकार दे, ये सफाई नहीं हुई, टॉयलेट नहीं साफ है, पानी का इंतजाम नहीं है, चटाई ऐसी है। हर कोई आकर के मस्जिद के इमाम की जो इज्जत होती है वो सरेआम नीलाम करता है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो मस्जिद को भी यूटिलाइज करने की बात है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है
कि उर्दू अगर जिंदा है तो वो हमारे और आपकी कोशिशों के बीच वो एक जरूरत है। उर्दू एक ऐसी जरूरत है कि जब कभी भी हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाएं और अगर उसको हमें अगर उर्दू आती है तो इसी सूरत में हम वहाँ गूंगे बहरे नहीं होंगे। मैं दिल्ली से यहाँ आया, आसाम गया और ऐसी जगहों पर भी गया जहाँ की मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ उर्दू बोलने वाले होंगे, लेकिन कहीं भी मुझे उर्दू बोलने की वजह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसी जगह जा रहा हूँ बंगाली एक ऐसा खुद सवाल था कि रातों को नींद नहीं आती थी जब मेरा यहाँ पार्ट में था। मैं ये सोच रहा था कि वो क्या बोलूँगा, बार बार इंटरनेट पर वो जुमले याद कर रहा था कि जो कोई अगर मिले बंगाली में पूछे तो क्या नाम है तो वो क्या बोलेगा, वो उसका जवाब। यानी इस हद तक हमारे अंदर खौफ था। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि अगर मैं किसी से यह जुमला बोल दूं तो वो दोबारा बंगाली में नहीं, वो उर्दू ही बात कर रहा है। तो उर्दू जो है वो पूरे हिंदुस्तान की जबान है। आप अगर उर्दू बोलते हैं आप कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारे भाई ने एक बहुत अहम बात कही कि और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी ये बात कही कि जब सारी रियासतों की जबान जब उर्दू हो रही थी, हिंदी हो रही थी, तो उन्होंने मुसलमानों को खिताब करते हुए कहा था कि अगर आपका हिंदू भाई हिंदी पढ़ने पर खुश है तो आपको हिंदी के साथ उर्दू भी पढ़ना होगा और आपको ये साबित करना होगा कि उनसे ये जबान हमें ज्यादा आती है। अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपको उर्दू पढ़ने में कोई परेशानी नहीं। तो मुसलमान जितने बच्चे होते हैं, खासतौर से जो उर्दू पढ़ने वाले होते हैं, वो मल्टीलिंगुअल लोग, और अगर वो चाहें तो वो अपनी सिस्टम का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात ये कहा कि उर्दू तालीम के हवाले से या उर्दू जबान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमत पर इन्हिसार हमें खत्म करना। हम जो प्राइवेट स्कूल कायम हो रहे हैं उसमें खुद अपना जो हिस्सा है उसको हम पढ़ाएं। जरूरत इस बात की है कि अच्छे और मियारी स्कूल वो मुसलमानों के हाथ से कायम। एक जमाना था जब तालीम में हम ही हर जगह दिखाई देते और सियासी तौर पर मामला ऐसा था कि डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ये कहा करते थे कि मुसलमान पैदा ही हुए इसलिए हुए हैं कि वो हुकूमत करें। मुसलमान पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो हुकूमत करें। और वो मिसाल इसलिए दिया करते थे कि उस जमाने में चाहे जहाँ कहीं भी मुसलमानों की हुकूमत रही वो अक़लियत में ही थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी हुकूमत थी। तालीम के मामले में भी हमारा यही मामला था। लेकिन अगर हम कहीं भी चले जाएं, यहाँ तक कि मैं आपको मिसाल दूं, दिल्ली में जो बटला हाउस जाकिर नगर का जो पूरा इलाका है उसमें भी आपको एक मेयारी मुसलमानों का स्कूल नहीं मिलेगा। आपके इलाके में इस्लामपुर और ये गोलकोटा का जो एरिया है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन इस्लामपुर में भी आपको कोई मेयारी स्कूल देखना होगा तो ग्रीन पब्लिक स्कूल या द स्कॉलर, ये दोनों के दोनों हमारे खुद के कायम किए हुए। इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आपके खुद के कायम किए हुए स्कूल होंगे तो आप अपनी शर्तों पर वहाँ उर्दू, इस्लामियात और गुजरी तमाम चीजें आप दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों के हैं तो वहाँ आप डिमांड कर सकते हैं। डिमांड की सूरत में आपकी बात मानी भी जा सकती है और नकार भी दी जा सकती है। बहाली और ये सारी चीजें थी जो मैंने बयान की और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर उज़ैर अहमद साहब इस्लामपुर कॉलेज। जहाँ तक उर्दू की बात होती है, इसी टॉपिक को लेके मगरबी बंगाल में उर्दू मीडियम स्कूल मसाइल व इम्कानात एक सेमिनार करीबन जनवरी के महीने में हम लोगों ने मालदह में किया है, जिसमें मौलाना गजाली साहब तशरीफ फरमा थे और वज़ीर आलम साहब की सरबराही में ये सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार की सबसे बड़ी खसूसियत थी बिल्कुल बंगला जबान की बोध में उर्दू का सेमिनार हम लोगों ने किया था। और मुबारकबाद देना चाहेंगे हम जनाब नजीबुल हक साहब, नजीबुर रहमान साहब को, जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने बाकायदा उर्दू सेमिनार का आगाज इस वजह से किया कि उसको अपने कॉलेज में उर्दू फैकल्टी पढ़नी थी और उर्दू के लोगों को काम करना था। इसी बुनियाद पर झारखंड के कुछ लोगों को लेकर के यहाँ का प्रोग्राम उन्होंने किया था
और खुदा का शुक्र है कि वहाँ उर्दू फैकल्टी भी है और अरबी फैकल्टी भी है। ये बहुत बड़ा काम नजीबुल हक साहब ने वहाँ किया है। मैं उन्हें इस मन से ही उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। सेमिनार को आगे बढ़ाता हुआ हमारे